हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। मैं अरुणा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सीडीपी साइकोलॉजी का टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट किशोर अवस्था को हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी के सीक्वेंस में आज हम समझेंगे कि विकास कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो बच्चा होता है वो कितने डोमेन में उसका डेवलपमेंट होता है। अगर हम बात करें कि कितने प्रकार के डोमेन होते हैं, कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं और किस पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, अगर देखा जाए तो सभी टीचिंग एग्जाम से संबंधित ये टॉपिक है। आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो नजदीकी की अगर बात करें तो सीटेट आपका नजदीक है तो उसी पर फोकस करेंगे, उसी के ओरिएंटेड ये आपकी क्लास है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। आज समझेंगे हम विकास के क्षेत्र यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं और समझेंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो है इसमें हमें किस पर फोकस करना चाहिए। तो देखिए, विकास के क्षेत्र की यानी डोमेन की हम बात करें या फिर हम इसको टाइप भी कह सकते हैं, टाइप ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक पक्ष है बच्चे का ओवरऑल की अगर हम बात करें, जिसमें हम कह सकते हैं कि बच्चा अगर अच्छी आदतें सीखता है, उसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। जब अच्छी ग्रोथ हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसका शारीरिक विकास कहेंगे। इसके अनिवार्य क्या तत्व होते हैं, किस प्रकार से हमें इस पर फोकस करना चाहिए। अगर हम बच्चे को चाहते हैं कि वो ज्यादा माइंडेड बने, इंटेलिजेंट बने, तो हमें उसके जो है मानसिक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास, हमें इसे इंग्लिश में जो इसके लिए टर्म यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव। ठीक है, इस पर हमें किस प्रकार से काम करना है। हम चाहते हैं कि बच्चा अच्छे तरीके से मूवमेंट करे, एक्टिविटी करे, है ना, प्रैक्टिकली। तो हम उसको किस तरीके से क्रियात्मक बना सकते हैं, किस तरीके से हम उसे जो है गामक उसकी क्रियाओं पर काम कर सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे मोटर डेवलपमेंट। अगर हम बात करें कि बच्चे को हमें अच्छी आदतें भी सिखानी है, उसमें अच्छे मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का निर्माण करना है, सामाजिक मूल्यों का निर्माण करना है, तो हमें उसके सामाजिक पक्ष यानी कि सोशल डेवलपमेंट, सोशल डोमेन पर भी काम करना होगा। तो सोशल डेवलपमेंट की भी हम बात करेंगे। ओके, बात करें इसकी कि बच्चे जो होते हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि अच्छी आदतों और बुरी आदतें दो तरह की होती है, लेकिन हर कोई पेरेंट्स ये चाहता है, हर एक टीचर ये चाहता है कि उसका स्टूडेंट या फिर उसका बच्चा जो है अच्छी आदतों को फॉलो करे, अच्छी आदतों को ग्रहण करे। तो हमें उसे अच्छी आदतें भी सिखाने हैं, मोरल्स भी सिखाने हैं, जिसे हम कहेंगे बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट। तो ये भी किस प्रकार से किया जाता है ये भी हम देखेंगे, और इसमें अनिवार्य तत्व कौन से होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट एक पक्ष ये भी होता है कि देखिए, बच्चे को हमें इतना रिजिड नहीं बनाना है, बच्चे को हमें इतना तटस्थ नहीं बनाना है कि उसे दुख और सुख की अनुभूति ना हो, या फिर उसे रियलाइज ना हो कि जैसे कि अगर उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी से मतलब है या फिर दूसरों के गम से मतलब नहीं है। इस तरह की बच्चे में उसको नॉर्मल होना चाहिए। कह सकते हैं कि उस पर ऐसा ना हो कि किसी भी परिस्थिति का कोई भी मतलब प्रभाव ना पड़े, है ना। तो इस तरीके से भी बच्चों को अपने इमोशंस कंट्रोल कैसे करने हैं, उसका अधिगम पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो ये भी एक अनिवार्य तत्व है, ये भी एक अनिवार्य जो है पक्ष है डेवलपमेंट का बच्चे का। बात करें लैंग्वेज डेवलपमेंट, देखिए बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चा सोशल है, बच्चा अच्छी तरीके से एक्टिविटी करता है, सिर्फ ये काफी नहीं है, हमें उसको जो है लैंग्वेज भी एक परफेक्ट जो है वक्ता बनाना है, ताकि वो अपनी बात सामने अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स के सामने रख सके। तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट पक्ष पर भी उसके काम करना है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं इतने पक्षों को, तो उम्मीद करती हूँ ये तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब मूव करेंगे स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर समझेंगे कि बच्चे में मानसिक विकास जिसे हम कहेंगे यहाँ पर जो है मेंटल या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये किस प्रकार से बच्चे में हम कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, ये होता क्या है। देखिए, जब बच्चों में चिंतन करने आप भी किसी बात पर जैसे चिंतन करते हैं तो अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग से करते हैं, तो बच्चों में चिंतन करने एवं सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाती है, जिसके माध्यम से वह किसी का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि हमें बच्चों को जैसे उनमें उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट
बच्चों का हमें करना है तो इस प्रकार से करना है ताकि वो चीजों पर सोचने विचारने की क्षमता उनमें जो है विकसित हो जाए। इस तरह की कॉन्सेप्ट, इस तरह की चीजें हमें अपने लर्निंग में, अधिगम में ऐड करनी चाहिए, अपने जो है करिकुलम में ऐड करनी चाहिए, ऐसी उनको एक्टिविटी करानी चाहिए। ठीक है, चिंतन बच्चे उसमें कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। यह विकास किस प्रकार का विकास कहलाएगा? बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कहलाएगा। इस विकास को हम क्या कह सकते हैं? दूसरी भाषा में हम इसे बौद्धिक विकास कह सकते हैं, हम इसे ज्ञानात्मक विकास कह सकते हैं, या फिर हम इसे संज्ञानात्मक विकास भी कह सकते हैं। इसके कई सारे नाम हैं, कितने भी नामों से आप इसे जो है कॉल कर सकते हो, लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो हम इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही कहेंगे। ठीक है, मूव करते हैं आगे। समझते हैं कि अगर हमें एक बच्चे का मानसिक विकास करना है, या फिर कह सकते हैं कि उसका बौद्धिक विकास करना है, ज्ञानात्मक विकास करना है, तो अपने अधिगम में अब उसको, बच्चों को पढ़ाते टाइम हम इस कौन से करिकुलम को, कौन सी एक्टिविटी को ध्यान में रखें जिससे कि बच्चे का अच्छी तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाए। क्योंकि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अनिवार्य तत्व है, जहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये आपको समझना है कि बच्चे का मानसिक विकास जब हम करते हैं तो उसके अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं। पहला, समस्या समाधान। उनके सामने ऐसी हमें एक्टिविटी करानी है जिससे बच्चे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनकी थिंकिंग बने, समस्या समाधान थिंकिंग बने। ठीक है। दूसरा, प्रत्यक्षीकरण। उनमें परसेप्चुअलाइजेशन का गुण विकसित हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो चीज देख ली उसको एज इट इज वो ऐसा ही समझ ले। परसेप्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि मतलब जितना देखे सिर्फ उतना नहीं, उसके आसपास चारों ओर का भी देखना है, ऐसा क्यों हुआ है, मतलब पीछे की घटना, इसका पीछे का रीजन क्या रहा होगा जो आज ऐसा हुआ है, तो उसको परसेप्चुअलाइजेशन हम कहेंगे। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर तीसरा है कल्पना। बच्चे विचार भी कर पाए कि अगर आज हम वाटर सेव नहीं करते, फॉर एग्जांपल वाटर सेव नहीं करते हैं, अपने पर्यावरण की सुरक्षा नहीं करते हैं, तो आने वाला जो भविष्य होगा, अगली पीढ़ियों का, तो वो किस प्रकार का होगा। तो कल्पना भी यहाँ पर एक अनिवार्य तत्व है कि बच्चे जो है अच्छा, उनका एक जो कह सकते हैं कि पोषित जो डेवलपमेंट होगा, जिसमें कि एक बच्चों को कल्पना करने का भी एक अनिवार्य तत्व है, ताकि बच्चे कल्पना कर पाए कि अगर हम आज इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो उसका असर आने वाले बच्चों के फ्यूचर पर क्या पड़ेगा। ठीक है। चिंतन करना, ये तो है ही अपने आप में। जैसे कि अगर हम बात करें कि बच्चों को हम माइंडेड बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे इंटेलिजेंट बने, उनका आईक्यू लेवल ज्यादा इंप्रूव हो जाए, तो चिंतन करना इस तरह की उनकी एक्टिविटी हो कि ताकि बच्चे चिंतन करने में माहिर हो जाए। स्मृति, मेमोरी, बहुत ज्यादा उनको मेमोरी पर मतलब उनकी शार्प हो जाए, चीजों को ज्यादा याद रखने की उनकी एबिलिटी बढ़ जाए। प्रत्यय, जिसे हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो किसी भी चीज को के बारे में लेकर। फॉर एग्जांपल वाटर साइकिल, अगर सिर्फ उसको एक पक्ष ना पता हो, वो वाटर साइकिल का पूरा कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो, ये उसका कह सकते हैं कि हम मानसिक डेवलपमेंट पे इस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं। अवलोकन वही होता है कि बच्चे जो है इतनी क्षमता उनमें विकसित हो पाए कि वो किसी भी परिस्थिति को अवलोकित करने की क्षमता उनमें जो है विकसित हो जाए। उसे जो है अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन वो कर पाए किसी भी परिस्थिति का, किसी भी स्थिति का। बात करें तर्क की, देखिए तर्क अपने आप में एक अनिवार्य तत्व है किसका, संज्ञानात्मक विकास का। बच्चों में ये क्षमता जरूर इस तरीके से आपको पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे तर्क करना सीखें। तो जब आप बच्चों को पढ़ाए, अधिगम कराएं, तो उनके मानसिक विकास के पक्ष पर जरूर ध्यान दें। मानसिक विकास का जो कह सकते हैं कि जो ज्यादा मतलब बच्चे का होता है कक्षा के अलावा, अगर हम देखें तो वो होता है किसमें, खेल, और कह सकते हैं कि जो विद्यालय का एक तरह का जो मतलब अदर एक्टिविटी होती है, जिसे हम सहायक एक्टिविटी कह सकते हैं, शैक्षिक एक्टिविटी कह सकते हैं। तो उनके माध्यम से बच्चों में जो है उनका मानसिक विकास बेहतर तरीके से हो पाता है। तो ये अनिवार्य तत्व है अगर हम बच्चे को जो है उसके मानसिक विकास के पक्ष पर काम करते हैं, तो इन्हें ध्यान में रखकर ही हमें जो है बच्चों को एक्टिविटी करानी चाहिए। सॉरी, आगे मूव करते हैं, समझते हैं यहाँ पर दूसरा पक्ष। बाद में आता है कि सिर्फ उसे माइंडेड ही नहीं बनाना है, उसके मतलब फिजिकल जो उसकी फिजिक्स है, जो उसकी संरचना है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से एकदम प्रॉपर रेशियो में हो।
कहने का मतलब यही है कि ना तो ज्यादा बच्चा मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है सिर्फ माइंडेड है, लेकिन जो उसकी हम ना तो न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रहे हैं, ना फिर खाने पीने पर ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ पढ़ा रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ाई, घर पर भी पढ़ाई। तो ये नहीं करना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि बच्चा उसके ऊपर इतना लोड ना हो, या फिर कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मानसिक विकास से ही नहीं, बल्कि उसे जो है अपने शरीर से भी अपना जो मतलब एक तंदुरुस्त या फिर कह सकते हैं हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, तो शारीरिक विकास भी बच्चे का एकदम प्रॉपर रेशियो में हो, ये भी हमें ध्यान देना है कि शारीरिक विकास से तात्पर्य बच्चों की उम्र के अनुसार शरीर के आकार, जो उसका शरीर का आकार है, और जो तंत्रिका तंत्र है मांसपेशियों में विकास से है ना, वो प्रॉपर रेशियो में उसके जो एज है उसके अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ होती रहे। तो ये हमें उस पक्ष पर भी ध्यान देना है। बहुत से पेरेंट्स नहीं देते हैं। बहुत से पेरेंट्स जो है लंच मतलब टिफिन उनको देकर नहीं भेजेंगे, है ना, सिर्फ उनको पढ़ाई से मतलब है कि बच्चा खाएगा तो फिर उसको नींद आ जाती है, फिर वो सोएगा, इसलिए हम खाना नहीं देते। बहुत से बच्चे मतलब पेरेंट्स इस तरह के एक्सक्यूज करते हैं, हमने सुने हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। तो अगर बच्चा टाइमली खाएगा नहीं, उसको प्रॉपर आप न्यूट्रिशन नहीं देंगे उसकी एज के अकॉर्डिंग, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक, वो वहीं पर उसकी हाइट या फिर वेट वहीं पर रुक जाएगा। सभी बच्चों में शारीरिक विकास की गति अलग अलग होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक पक्ष उसके वंशानुगत से भी जुड़ा होता है कि कुछ बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनकी हाइट कुछ ज्यादा नहीं होती है, तो उनको आप कितना भी न्यूट्रिशन दे, कितना भी आप टाइमली खाना दे, बहुत ध्यान रखें, लेकिन उनकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो जेनेटिक हम कह सकते हैं। ठीक है, एक ये भी रीजन होता है, लेकिन यहाँ पर वो एक अलग मतलब चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। सभी बच्चों में शारीरिक विकास की गति अलग अलग होती है, ये आपको ध्यान देना है। कभी कुछ बच्चों में यह विकास की गति तेज होती है, तो कभी कुछ में ये कम होती है। ये आपको जो है यहाँ पर मेंशन करते हुए चलना है, समझना है। अब देखो यहाँ पर दो बच्चे हैं, ये अलग अलग एक एज के बच्चे हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस बच्चे की जो हाइट है इसके एज और इसकी जो एज के अकॉर्डिंग है, और इस बच्चे की हाइट जो है अपनी एज के अकॉर्डिंग है। तो ये हमें ध्यान देना है कि जिस बच्चे की जो हाइट है उसकी एज के रेशियो में अगर चल रही है तो बहुत अच्छा आइडियल उसका डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें उस पक्ष पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मोटर या फिर हम इसे कहेंगे डायनेमिकल। ठीक है, यानी कि बच्चों में जो बच्चे मूवमेंट करते हैं, एक्टिविटी करते हैं फिजिकली। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका जो है मानसिक विकास प्रॉपर हो गया, वो उनकी हाइट वेट मतलब सब प्रॉपर है, लेकिन वो एक्टिविटी नहीं करते, वो शांत बैठे रहते हैं, वो थुलथुल मतलब बने बुत बने बैठे रहते हैं एक ही जगह पर डमी की तरह। तो ये भी ध्यान देना है कि उनमें जो है बच्चे जो है एक्टिविटी करे, खेलकूद में पार्टिसिपेट करे। कोई भी एक्टिविटी स्कूल पे हो रही हो तो उनमें वो जरूर पार्टिसिपेट करे। ठीक है, तो बच्चों को एक्टिव बनाना है ना, बच्चों को एक्टिव बनाना है। कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान उनके पास में होता है, लेकिन जब उनको एक्टिविटी के माध्यम से सिखाने की बात आती है तो वो कोई भी मतलब उसमें एक्टिविटी नहीं कर पाते, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये भी जरूरी है कि उनको इस पक्ष पर भी बच्चों के ध्यान देना है, इस पक्ष को भी डेवलपमेंट उनका करना है कि बच्चे एक्टिविटी कर पाए, अपने हाथों पैरों को मतलब एक तरह से चला पाए। आजकल के जो स्कूल्स हैं उनमें इसीलिए एक जो कॉन्सेप्ट नया जुड़ा है वो है तैराकी का। ठीक है, बैडमिंटन बच्चों को खिलाते हैं और जो है स्विमिंग कराते हैं। तो इस तरह की मतलब एक्टिविटी को डेवलप करने के लिए ही इस तरह के आजकल के स्कूलों में ये चीज जोड़ी गई है। तो यहाँ पर मांसपेशियों तथा तंत्रिका तंत्र की सहायता के द्वारा शरीर की गति पर नियंत्रण करना क्रियात्मक विकास कहलाता है। और जब बच्चे अपने शरीर की गति को अपनी मांसपेशियों के माध्यम से नियंत्रित कर लेते हैं तो इसे हम क्रियात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, क्रियात्मक विकास भी यहाँ पर जो है दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार की बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है सूक्ष्म क्रियात्मक पेशी, यानी कि जिसे फाइन मोटर स्किल आप कहते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। दूसरा होता है स्थूल क्रियात्मक पेशी, जिसे आप ग्रोस इस मोटर स्किल्स कहते हैं। इसको हम पूरे के पूरे पिक्चर के साथ में समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, दो तरह की एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है ना। इस एक्टिविटी में आप देख रहे हो, एक को इसमें पिक्चर होनी चाहिए थी, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर स्पेशली इसको समझेंगे।
स्पेशली इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मैंने पहले ही आपसे बोला था कि जहां से क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं उसको हम अच्छे से डेस्क्रिप्टिवली समझेंगे। तो देखो, सूक्ष्म क्रियात्मक पेशी, फाइन मोटर स्किल। फाइन का मतलब ही सूक्ष्म होता है। आपके शरीर में, ये बच्चे के शरीर में जो फाइन स्किल्स है, वो जो फाइन स्किल्स है उसमें बच्चे के शरीर की सूक्ष्म पेशियां सम्मिलित होंगी। और सूक्ष्म पेशियां कहाँ पर होती है? या तो हमारी हाथों की उंगलियों में होती है या फिर पैरों की उंगलियों में होती है सूक्ष्म पेशी। क्योंकि हमें एक्टिविटी का हम जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो एक्टिविटी तो हम पैरों और हाथों के माध्यम से ही करते हैं ना। लेकिन फिर भी स्पेशली हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म की, तो सूक्ष्म जो पेशी होती है वो तो हमारे हाथों में या फिर पैरों में होती है। तो मोस्टली तो हम अपने हाथों से काम करते हैं। तो जिन एक्टिविटी में, जिन क्रियाओं में बच्चों की हाथों की उंगली, तर्जनी, अंगूठे ये सब सम्मिलित हो, जैसे कि पेन के माध्यम से लिखना, आप पिक्चर यहाँ पर देख रहे हो, है ना, जैसे ब्लॉक बनाना, पेन के माध्यम से लिखना, ड्राइंग करना, है ना। तो ये सब आप क्या करते हो? जैसे स्वेटर बुनना, बहुत से बच्चों को मतलब स्पेशली लड़कियों को सिखाया जाता है स्वेटर बुनना, ठीक, और ड्राइंग करना। तो ये क्यों मतलब इस तरह की एक्टिविटी कराई जाती है? ताकि बच्चे जो होते हैं उनमें फाइन स्किल्स का डेवलपमेंट हो सके, ठीक। अगर बात करें ग्रोथ की, है ना, इसको एक बार रीड जरूर करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन जैसे आपको पूछे जाते हैं तो वो जरूर आपको क्लियर हो जाए। फाइन मोटर स्किल से तात्पर्य बच्चे के हाथ, कलाई, उंगलियों और पैरों से जुड़ी छोटी छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल से है। जब बच्चे छोटी छोटी गतिविधियों को करते हैं, जैसे ब्लॉक बनाना, फिंगर या अंगूठी की सहायता से चीजों को पकड़ना, पेंसिल से लिखना, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खिलौनों की डोरी पकड़ना, स्विच ऑन ऑफ करना, वो भी तो ऐसे करेंगे ना, है ना। कार का हॉर्न बजाना, चुटकी की मदद से किसी चीज को पकड़ना, इस तरीके से। तो ये जो होता है, इस तरह की जो एक्टिविटी होती है वो फाइन मोटर स्किल्स कहलाती है। और ये जो है एक तरह का मोटर डेवलपमेंट है। किस प्रकार का? लेकिन फाइन स्किल, ठीक है। अब समझते हैं हम समझते हैं स्थूल यानी कि ग्रोस स्किल डेवलपमेंट। अब इसके अपोजिट है। इसका अपोजिट क्या है? अब आपको दिमाग नहीं लगाना है। इसमें क्या है? जब आपसे पूछा जाए कि फॉर एग्जाम्पल बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा स्विमिंग कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा जो है जंपिंग कर रहा है, तो उसमें सिर्फ हाथ या पैर इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, उसमें पूरी बॉडी इस्तेमाल हो रही है। यानी कि जब पूरी बॉडी के माध्यम से कोई क्रिया की जाए तो आप उसे क्या कहोगे? आप उसे कहोगे स्थूल या फिर जो है ग्रोस स्किल, ग्रोस मोटर स्किल कहोगे, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर समझेंगे कि ग्रोस मोटर स्किल्स में हमारे शरीर की बड़ी मांसपेशियों जैसे हाथ व पैरों का इस्तेमाल होता है ना। पूरी बॉडी का अपना जो है उसमें बड़ी मांसपेशी है, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, चढ़ना, सलाखों पर झूलना, नृत्य करना, डांस करना, गुलाटी मारना या फिर कलाबाजियां करना। तो इसमें क्या आप सिर्फ एक हाथ के माध्यम से या फिर पैर के माध्यम से थोड़ी ना करते हैं, तो पूरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व हो गई। जब पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाए यानी कि पूरी शरीर की बड़ी मांसपेशियां किसी काम के करने में सम्मिलित हो गई, तो वही आपका क्या है? स्थूल मोटर ग्रोस मोटर स्किल्स है। यानी कि जिसे आप कहोगे हिंदी में स्थूल क्रियात्मक पेशी, है ना। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में क्या देगा? आपसे पूछेगा चलना, दौड़ना, कूदना, चढ़ना, सलाखों पर झूलना, गुलाटी मारना, कलाबाजियां करना आदि, ये कौन सी पेशियों के अंतर्गत आता है ना, स्थूल के या फिर सूक्ष्म के। तो यहाँ पर बहुत छोटा सा, सिंपल सा, साधा एकदम कॉन्सेप्ट है। इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। बच्चे में सर्वप्रथम ग्रोस स्किल्स विकसित होती है या फिर फाइन स्किल्स, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आपसे अगर मैं स्पेशली पूछूं कि बच्चे में पहले ग्रोस स्किल्स डेवलपमेंट होता है या फिर फाइन, तो ये आपको बताना है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा, कंप्लीट हुआ होगा। अब आगे मूव करेंगे सामाजिक विकास की तरफ। बच्चे में हमने मानसिक विकास को समझा है, बच्चे में क्रियात्मक विकास को समझा, उसके फिजिकल डेवलपमेंट को समझा, लेकिन हमें बच्चे को थोड़ा सोशल भी तो बनाना है। सोशल इसलिए बनाना है ताकि आगे जाकर वो एक फैमिली मेंबर बनेगा, एक फैमिली मैन बनेगा। उसे अपनी फैमिली की जिम्मेदारी संभालनी है, समाज में रहना है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसे तो हम नहीं नकार सकते। तो चूंकि वो एक सामाजिक प्राणी है, समाज से ही जुड़ा हुआ है, समाज में ही रहेगा, समाज में ही मर जाएगा, तो उसे सामाजिक बनाना बेहद अनिवार्य है। आप इस समाज से अलग थलग नहीं रह सकते।
आप समाज के आदर्शों मूल्यों के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो समाज आपको अलग कर देगा। ठीक है, जरूरत भी नहीं पड़ेगी अलग होने की। तो ये जरूरी है कि आप समाज को अपनाओ, समाज के आदर्शों, समाज के मूल्यों को अपनाओ। रूढ़िबद्ध मत बनो, परंपरागत मत बनो, लेकिन अच्छी आदतों और अच्छे मूल्यों को तो ग्रहण कर ही सकते हैं, अपनी संस्कृति को तो आगे बढ़ा ही सकते हैं, ये भी जरूरी है। क्यों बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को पूजा पाठ कराई जाती है, क्यों उनको तिलक लगाए जाते हैं, क्यों जन्माष्टमी पे हम इस तरह दीपावली पे दिए जलवाते हैं, क्यों जन्माष्टमी पर उनको जो है राधा और कृष्ण जी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? ताकि वो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाए, है ना। तो इस तरह के हम उन्हें सामाजिक पाठ जो है पढ़ाते हैं। तो ये भी जरूरी है कि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट किस प्रकार से हो। अब देखो, इसके लिए हम एक्टिविटी, अगर स्पेशली स्कूल की बात करें, क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो स्कूल में उनको किस प्रकार की एक्टिविटी कराएं, तो उसके लिए यही है कि बच्चों को कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सामाजिक अधिगम लर्निंग के माध्यम से उनको पढ़ाया जाए, है ना। सहयोगात्मक लर्निंग, सहयोग करना, एक दूसरे को सहयोग करना, ये सब कुछ हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। जब बच्चा अपने आसपास के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से मूल्य एवं प्रतिमान प्राप्त करता है तो वह सामाजिक विकास कहलाता है। इसमें बच्चा जो होता है अपने परिवार, स्कूल, मित्र मंडली, धार्मिक संस्थाओं आदि के माध्यम से विकास के प्रतिमान प्राप्त करता है। यानी कितने जो है सामाजिक विकास के उसके पास में संसाधन है या फिर स्रोत है। हरलोक के अनुसार यहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छा कथन बोला है कि सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशा, जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, आकांक्षाओं के अनुरूप जब बच्चा व्यवहार करने की क्षमता सीखता है, आप उसे सामाजिक विकास कहोगे। ठीक, सामाजिक विकास से बच्चा अपने संबंधियों के साथ मधुर संबंध बनाता है तथा अपने संवेगों को सकारात्मक नियंत्रण वह कर लेता है। तो यह बहुत अच्छा डेवलपमेंट एक तरह से इसको बच्चे के विकास का माना जाता है, एक पक्ष बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पर भी हमें जो है एज ए टीचर्स या फिर एज ए पेरेंट्स हमें काम करना चाहिए। चलिए आगे मूव करते हैं, समझते हैं अगले पक्ष को। देखिए, सामाजिक विकास की हम बात कर रहे हैं, तो सामाजिक विकास के अंतर्गत देखिए हम क्या करेंगे। सामाजिक, इसमें जो अनिवार्य तत्व होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अच्छी अच्छी आदतों को बच्चे में सामाजिक जो मूल्य होते हैं उनको विकसित करने की, सामाजिक आकांक्षाएं, बड़ों का आदर करना, धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना, नैतिक भावनाओं का विकास करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, समाज के कार्यों में मदद करना, स्कूल के मित्रों के साथ सहयोग का व्यवहार करना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हम स्कूल के बच्चों को जो है एज ए टीचर और अपने लर्निंग के माध्यम से जब उनको अधिगम करा रहे हैं तो बच्चों को एक दूसरे को किस प्रकार से सहयोग करना है, इस तरह की एक्टिविटी उनको कराएं, जिससे बच्चों में सामाजिक विकास जो है भलीभांति पूर्वक हो पाए। तो ये कुछ पिक्चर्स है जिसमें यहाँ पर देख पा रहे हो आप कि बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी हमें जरूर करानी चाहिए। साथ में मतलब लंच शेयर करें बच्चे, है ना, साथ में प्रार्थनाएं, सब तरह के बच्चे जैसे मिलजुल कर करें, तो ये इस तरह की एक्टिविटी से बच्चों में सामाजिक विकास करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर नैतिक विकास। नैतिक विकास, आपने बच्चों को सामाजिक बना दिया, आपने बच्चों को माइंडेड बना दिया, आपने बच्चे का शारीरिक जो है विकास पर ध्यान दिया, लेकिन नैतिक विकास पर उसके ध्यान नहीं दिया। नैतिक विकास अपने आप में लॉरेंस कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग हम देखें तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे में आपको नैतिक विकास के पक्ष पर भी ध्यान देना है, उसको नैतिक भी बनाना है, उसमें मोरल्स भी डेवलप आपको करने हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि जब बच्चा समाज के विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से सही एवं गलत, लड़ाई ही सब जगह जो है, अगर हम लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत पढ़ते हैं, प्रिंसिपल पढ़ते हैं, उसमें भी सही और गलत की जब बात आती है तो उसमें हम नैतिक दुविधा के रूप में इसको पढ़ते हैं, सही और गलत, है ना। तो ये सही और जो गलत है अपने आप में यही एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है कि बच्चों में जब हम नैतिक विकास कर रहे होते हैं तो दो पक्ष होते हैं, सही और गलत। तो हम कहते हैं कि उनको सही बातें अपनाओ और गलत को छोड़ दो। अच्छा बुरा सिर्फ हमको क्या कहते हैं कि अच्छे को अपना और बुरे को छोड़ दो। पाप और पुण्य, पुण्य करो, पाप नहीं, पुण्य कमाओ, है ना, और पाप को छोड़ दो। शुभ और अशुभ, शुभ बातों पर ध्यान देना है, अशुभ बातों पर ध्यान नहीं देना है। तो इस बारे में हम कह सकते हैं कि के बारे में नैतिक मूल्यों को विकसित करता है, यह नैतिक विकास बच्चे का कहलाता है। ठीक, आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ पिक्चर, इस पिक्चर्स के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे
बच्चे में नैतिक विकास परिवार से ही प्रारंभ होता है, ये आपको ध्यान देना है। वो क्योंकि अगर समाज की हम बात करें, अगर हम बच्चों में जो है नैतिकता की बात करें, तो वो प्रथम पाठशाला हमेशा हर एक चीज के एंगल से परिवार को ही देखी जाती है। तो परिवार से ही जो है नैतिक विकास प्रारंभ होता है, और यह स्कूल अपने दोस्तों तथा समाज के विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से विकसित होता है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ बच्चे प्रार्थना जैसे हम कराते हैं बच्चों को, सुबह सुबह मॉर्निंग प्रे कराते हैं, तो वो क्या है अपने आप में बच्चों में नैतिक विकास करने के संदर्भ में एक जो छोटा सा टर्म है। और यहाँ पर जो है बच्चे देखिए, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं बोलना, ये सब है। ठीक, आगे मूव करते हैं, आगे समझते हैं यहाँ पर संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास की बात करें तो जैसे हमारे मैकडूगल भी इसके बारे में अपना पक्ष रखते हैं। मैकडूगल ने भी अपना एक प्रिंसिपल दिया है, उन्होंने 14 प्रकार के संवेग और 14 प्रकार की यहाँ पर जो है वो इमोशंस के बारे में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम बच्चे में संवेगात्मक जो विकास होता है वो किस प्रकार से हमें विकसित करना है। क्योंकि कभी हम देखते हैं कि बहुत कई बार कक्षा में इस तरह के बच्चे आ जाते हैं जो बहुत अपने आप में एंग्री है, क्रोध है, बात बात पर उनको गुस्सा आता है। कुछ बच्चे बेचैनी वाले हैं कि वो एक जगह स्थिर रहकर बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको बात बात पर डर लग जाता है, छोटी छोटी बातों से ही। तो उनमें बहुत बच्चों में हम इमोशंस अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरह के हम देखते हैं। तो हमें बच्चों को अपने जो इमोशंस होते हैं उनको नियंत्रित करना किस प्रकार से सिखाए, ये भी ज्यादा जरूरी है कि ऐसा ना हो कि वो इमोशंस में बहकर, कई बार होता है ना कि बच्चे एग्जाम के टाइम पर जो है माइंड पर प्रेशर ले जाते हैं, डर जाते हैं, उनको भय, इमोशंस उनमें संवेग उत्पन्न हो जाता है और बच्चे कुछ जो आ रहा होता है एग्जाम में वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो इस तरह के बच्चों को अपने जो है इमोशंस कंट्रोल किस तरीके से करे, ये भी हमें जो है उनमें डेवलप करना है। कि संवेगात्मक विकास बच्चों के आंतरिक हृदय के विकास से संबंधित है, जिसमें वह संवेदनाएं रखता है, और जब यह संवेदनाएं खुशी की होती है तो वह खुशी प्रकट करता है, और जब यह संवेदनाएं दुख की होती है तो वह दुख प्रकट करता है ना। बात करें आगे तो संवेगात्मक विकास परिस्थिति विशेष के माध्यम से विकसित होता है। जैसी परिस्थिति होती है वैसा बच्चे में इमोशंस डेवलपमेंट होता है। बच्चा जैसी परिस्थिति में विकसित होता है उसकी संवेदनाएं भी वैसे ही उसी तरीके से विकसित होती है। यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं लाइन इसलिए बोलना चाहूंगी क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुका है। जब पेरेंट्स होते हैं तो अपने बच्चों के सामने कई बार वो झगड़ने लगते हैं अपनी फैमिली में, तो इसलिए बच्चे जो होते कई बार उनमें जो है भय का विकास हो जाता है। और जैसे ही कहीं ऐसी कोई परिस्थिति स्कूल में किसी दूसरे बच्चे को डांटते हुए या फिर किसी और के साथ में उसने झगड़ा होते हुए देख लिया, तो वही भय जो है बच्चे में वहां पर प्रकट हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, उनके सामने ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे उनमें इस तरह के जो है कह सकते हैं कि संवेग उत्पन्न हो जाए। तो ये ध्यान देना है आपको। बाकी बात करें संवेगों को प्राय उत्तेजित अवस्था जो है माना जाता है, यानी कि गुस्सा आएगा तो आपको उत्तेजित होकर ही तो आप गुस्सा होते हैं, या फिर खुशी में भी आप उत्तेजित होते हैं। जब आपको भय होता है, डर लगता है, तब भी आप उत्तेजित ही होते हैं उस अवस्था में भी। तो बच्चे या मनुष्य के संवेग भय, क्रोध, घृणा करना, आश्चर्य, खुशी, दुख आदि है, बच्चा अपने संवेगों को प्रदर्शित करता है तो यह माना जाता है कि वह संवेगात्मक विकास कर रहा है। ठीक है, तो आई होप ये आप समझे होंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब बात करें कि यहाँ पर देखो कुछ बच्चे हैं, पिक्चर्स के माध्यम से आप देखो ये बच्चा रो रहा है, ये बच्चा थोड़ा सा मतलब टेंशन में है, ये बहुत ज्यादा खुश है, ये डिप्रेशन में थोड़ा लग रहा है, ये भी बहुत ज्यादा खुश है। तो इस तरीके से बच्चे अपने इमोशंस को प्रकट करते हैं। ठीक, अपने इमोशंस को प्रकट करते हैं, और अगर वो गलत स्थिति में गलत टाइम पर वो इस तरह के इमोशंस को दिखा रहे हैं तो उनको किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। तो आपको इस तरीके से बच्चों को एक लेसन देना चाहिए, अपने स्कूल्स में लर्निंग के माध्यम से एक्टिविटी जो है करानी चाहिए। संवेग आत्मविष्ट होते हैं और प्रत्येक बच्चे में संवेग की तीव्रता अलग अलग होती है। प्राय 1 माह का बच्चा पीड़ा और आनंद को समझता है। 3 माह के बच्चे में वह क्रोध करने लगता है। यहाँ
यूपी टेट या फिर रीट में इस तरह के क्वेश्चन देखे गए हैं कि बच्चे में जो क्रोध संवेग होता है वो कितने माह में या फिर कितने साल में उत्पन्न हो जाता है। तो 3 महीने के बच्चे में क्रोध का संवेग उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर 4 और या 5 माह का बच्चा जब होता है तो वह डर को महसूस करने लगता है। तो डर का जो संवेग है बच्चे में 4 से 5 के महीने में आ जाता है। 10 माह में बच्चा जो है प्रेम को महसूस करता है और 2 वर्ष में वह खुशी आदि को महसूस करने लगता है। तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी अवस्था में बच्चे में कौन सा संवेग जो है उत्पन्न होता है, कौन सा संवेग जो है विकसित होता है। तो आई होप ये आपने समझ लिया होगा। आगे मूव करते हैं। यहाँ पर इस पूरी जो है क्लास का लास्ट ये कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम देखेंगे। भाषात्मक विकास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे को आपने माइंडेड बना दिया, खेलना कूदना सब सिखा दिया, उसको सोशल बना दिया, उसको नैतिक बना दिया, लेकिन आपने बोलना नहीं सिखाया, है ना। बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि अपने संवेगों को, अपने भावों को, अपनी इच्छाओं को बच्चा जो है सामने वाले के सामने रख सके, अपने आप को प्रकट कर सके, और वो भी एक आदर्श रूप में। तो भाषात्मक विकास की अगर हम बात करें तो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट डोमेन है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है पक्ष है। इसमें बच्चा जो होता है ध्वनि के सूक्ष्म अंतर, वर्ण, शब्द, वाक्य, काल आदि के जो है बारे में जानता है। बच्चा अर्थ विन्यास, सिमेंटिक और वाक्य विन्यास, सिंटैक्स का प्रयोग करना सीखता है। ठीक, ये एक अलग ही चैप्टर है, सिमेंटिक और सिंटैक्स का ये अलग ही चैप्टर है, इसे अलग चैप्टर में समझेंगे। लेकिन अभी आप समझ रहे हैं बच्चे के डोमेन्स में भाषात्मक विकास को हम समझ रहे हैं। अगर बात करें, यहाँ पर बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सीसोर के अकॉर्डिंग। जब बच्चे की इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 5 वर्ष की आयु में लगभग वह कितने शब्द बोलना शुरू कर देता है, तो ये एक नहीं कह सकते हैं कि ये फिक्स है, सिर्फ हम ये एक रेशियो है, अनुपात है ना। लगभग बच्चे जो है इतने शब्द मतलब बोलना शुरू कर देते हैं। तो अगर बात करें 4 वर्ष की आयु में जो बच्चा होता है वो लगभग कितने शब्द बोलना शुरू कर देता है, तो 5600 यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ है, क्लियर है एकदम। 5 वर्ष की अवस्था में, 5 वर्ष का जब वो हो जाता है तो कितने शब्द वो बोलना शुरू कर देता है, तो 9600 शब्द। ये लगभग है, ये एक अप्रोक्स नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है, अप्रोक्स है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है। 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा लगभग कितने जो है शब्द बोलना शुरू कर देता है, तो वो कितने बोलना शुरू करेगा, 21,000 यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, यानी कि प्लस में ही वो बोलता है। ठीक, 21,200 हम इसको कह सकते हैं क्लियरली। चलिए बात करें 10 साल की आयु में लगभग बच्चा कितना जो है शब्द बोलने शुरू कर देता है, तो वो 34,300 शब्द बोलना लगभग शुरू कर देता है। तो इस तरीके से हमने समझा कि बच्चे में डेवलपमेंट की अगर जो बात करें कितने डोमेन्स है, तो आपने क्लियरली देख लिया कितने डोमेन की हमने बात करी। फर्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पेज पर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर हमने इतने पक्षों को समझा है, ठीक है, इतने पक्षों की हमने बात की है, हर एक पक्ष को हमने क्लियरली समझा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। सबसे पहले हमने जो है मानसिक डेवलपमेंट को बच्चे को समझा, जो अनिवार्य तत्व इसमें सम्मिलित है, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। शारीरिक विकास किस प्रकार से बच्चे में होता है, कौन से अनिवार्य तत्व है। क्रियात्मक विकास यानी कि बच्चा मूवमेंट कैसे करे, उसकी एक्टिविटी, उससे हमें बच्चे को एक्टिव बनाना है, जिसमें हमने सूक्ष्म क्रियात्मक पेशी को समझा है, किस तरीके से बच्चों को एक्टिविटी दे। हम जो है स्थूल क्रियात्मक पेशी बच्चे में किस तरीके से एक्टिविटी दे, ताकि उनमें जो है ग्रोस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट हो सके। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमने समझा सामाजिक विकास, बच्चे को अच्छी एक सामाजिक हमें प्राणी भी बनाना है, समाज में रहना है, कल वो जाकर एक फैमिली मैन बनेगा तो किस तरीके से जो है उसमें सामाजिक विकास हम विकसित करें। सामाजिक विकास के अंतर्गत हमें इतने सारे पक्षों पर ध्यान देना है। बात करें आगे, हमने समझा है नैतिक विकास को, उन्हें अच्छी आदतें सिखाना है, अच्छे जो है सही गलत, अच्छा बुरा सबका अंतर हमें बच्चों को बताना है। और संवेगात्मक विकास, बच्चों को किस तरीके से बच्चे अपने इमोशंस को नियंत्रित करना सीखे, ये हमने डिस्कस किया। कितने साल की अवस्था में बच्चे में, कितने माह की अवस्था में कौन सा संवेग उत्पन्न हो जाता है, जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम में, ये हमने देखा है। आगे लास्ट में हमने इस वीडियो में जो इसका जो है लास्ट है भाषात्मक विकास, इसको हमने डिस्कस किया है। तो ये भी समझा है कि कौन से कितने अवस्था में वो कितने शब्द बोलना शुरू कर देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा एक ही वीडियो में, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम नंबर से ज्वाइन होना है टेलीग्राम से, तो ये जो है डायरेक्ट नंबर है, फोन नंबर है, आप इसे जो है नोट कर लीजिए। इसके साथ ही जो है डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी क्वेरी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। जिसके लिए ये क्लास वैल्यूएबल हो सकती है उसको ये क्लास जरूर शेयर करें। तो लेते हैं आपसे अलविदा। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।